पिछले पार्ट में आपने देखा कि राजा भोज सारी तैयारी करके सभा में जाते हैं जहां उस सिंहासन को रखा गया था और राजा शांत मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करके जैसे ही दाहिना पैर आगे बढ़ाते हैं वैसे ही सिंहासन पर लगी सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लग जाती हैं। सिंहासन पर लगी निर्जीव पुतलियां हंसी ये किसी अचंभे से कम नहीं था। जहां सभी और खुशी का माहौल था, अब उसी सभा में सन्नाटा छा गया था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न रह गए। घबराहट के मारे गला तक सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भाव ने उन्हें घेर लिया। आगे बढ़ाया हुआ दाहिना पैर पीछे कर लिया। बिना सांस मास की पुतलियां हंसी तो मारे भय के राजा भोज के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा भोज ने साहस जुटाया और सिंहासन के पास जाकर कहा, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम सब यूं हंस पड़ी? क्या मैं बदली राजा गज का पुत्र यशस्वी नहीं हूँ? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूँ? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूँ? क्या मैं निर्दयी हूँ? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मैं राजनीति का ज्ञाता नहीं हूँ? क्या किसी सभा में मैं अपमानित हुआ हूँ? आखिर मुझे बताएं कि क्या कारण है जो आप सब यूं हंसी? राजा भोज की इस तरह की स्पष्ट बात सुन सिंहासन पर बनी पुतलियों में से प्रथम पुतली रत्नमंजरी सिंहासन से निकलकर मानव रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कही हैं वे सब ठीक हैं। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि के समान है, पर इन सब का इतना भी घमंड न करें। ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने ना जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी ही शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए। तुम अपना वास्तविक स्तर भूल गए। सिंहासन पर बैठने से पहले तुम ये जान लो कि राजा विक्रमादित्य का ये सिंहासन तुम उनके एक बाल के टुकड़े के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसा राजा सामान्य नौकरों के समान ही थे। बस प्रथम पुतली रत्नमंजरी की बात सुन। पहले से ही हार खाए राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और वे बोले, ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवा कर फिर से जमीन में गड़वा दूंगा। राजा भोज के इतने कहने पर रत्नमंजरी कुछ कहती उससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित गुरु वर्षाचार्य बोले, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत ही दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में आपकी जैसी मर्जी हो फैसला ले सकते हैं। कुलगुरु की बात सुन राजा शांत हो जाते हैं और बोले, ठीक है, आखिर मैं भी तो जानूं कि सच्चाई क्या है। तभी रत्नमंजरी बोली, मैं क्या कहूँ राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तो तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें उस पर लज्जा आने लगेगी। रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट करने की, तो राजन हम तो उसी दिन मर चुके थे जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्य लोक में चले गए थे। इतने में राजा का प्रधानमंत्री बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब तुम बातों में वक्त जाया मत करो। अपने गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाओ। तब प्रथम पुतली रत्नमंजरी कथा कहना आरंभ करती है। तो सुनो राजन, एक राजा की 4 पत्नियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्याओं से विवाह कर लिया। उसकी रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भरथरी रखा गया। वैश्य से एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धनवंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी पुत्र जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से जन्मे पुत्र ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान बना दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और वह राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के चले जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अपने भाई पर अतः क्रोध आया, पर समय को विपरीत जान वो भी जंगलों में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद शंख उज्जैन पर अकेला राज करने लगा, पर रह रहकर उसे डर सताता कि उसके भाई वापस आकर उसे मारकर उससे सत्ता छीन लेंगे। राजा शंख ने निर्णय लिया कि वो अपने भाइयों का पता लगाकर उन्हें भी मरवा देगा। राजा शंख ने देश प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषी
और भविष्यवक्ताओं को बुलाया और उनसे उसका भाग्य बताने के लिए कहा। ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने भविष्य देखा तो उन्हें अचरज हुआ और राजा को बताया कि उन्हें अपने किसी भी भाई से खतरा नहीं है, केवल उसकी कुंडली बता रही है कि उसे विक्रमादित्य से खतरा है और उसकी मृत्यु विक्रमादित्य के हाथों लिखी हुई है। ये जान राजा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सख्त आदेश देते हुए देश प्रदेश सब जगह अपने गुप्तचर फैला दिए। आखिरकार गुप्तचरों को जंगलों में एक झील के किनारे एक परछाई दिखी जो विक्रमादित्य की परछाई थी। उन्होंने तुरंत राजा शंख को संदेश पहुंचाया कि विक्रमादित्य जंगल में रह रहा है। राजा शंख को जब पता चला कि विक्रमादित्य जंगलों में रह रहा है तो उन्होंने तुरंत ही एक तांत्रिक को धन का लालच देकर बुलवाया। दोनों ने मिलकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार तांत्रिक जंगलों में विक्रमादित्य के पास जाकर देवी काली की पूजा करने के लिए और उन्हें बहुत से लाभ बताकर उसे पूजा के लिए तैयार कर लेगा। जब वो इस कार्य के लिए सहमत हो जाएगा तो देवी काली की पूजा के अंतिम चरण के लिए तांत्रिक उसे सर झुकाकर पूजा संपन्न करने को कहेगा। जब विक्रमादित्य सर झुकाएंगे वैसे ही राजा शंख पीछे से विक्रमादित्य का सर धड़ से अलग कर देंगे। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तांत्रिक जंगलों में चला जाता है। थोड़ी दूरी बनाकर राजा शंख भी पीछे पीछे आते हैं और कुछ ही दूरी पर तांत्रिक को विक्रमादित्य मिल जाता है। योजना के अनुसार तांत्रिक विक्रमादित्य को पूजा के लिए राजी कर लेता है। जब पूजा के अंतिम चरण में उन्हें सर झुकाने के लिए कहा तो विक्रमादित्य को शंका हुई। उन्होंने इशारा कर पहले तांत्रिक को ये क्रिया करके दिखाने के लिए कहा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे दिखाने के लिए अपना सर झुकाया वैसे ही पीछे छिपे राजा शंख को लगा कि ये विक्रमादित्य है। रात के अंधेरे में पहचान न पाया और बिना देर किए तलवार से एक वार किया और तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। खतरा जान विक्रमादित्य ने शंख की तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया और शंख का सर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्मों का फल देने के बाद वो उज्जैन लौट आए और राज्य संभाल लिया। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। उज्जैन की प्रजा उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए और वे एक महल के पास जा पहुँचे। वह महल लूतवर्ण नाम के एक व्यक्ति का था जो उस राज्य का दीवान था। विक्रमादित्य उसके पास गए और उन दोनों में वार्तालाप हुई और उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय मिलने पर दीवान लूतवर्ण बड़े ही प्रसन्न हुए और वो उसे राजमहल ले गए और उनका आदर सत्कार। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें इस राज्य के राजा बाहुबल से मिलना चाहिए। वो एक अत्यंत सरल और धार्मिक राजा हैं। उनके पास एक ऐसा सिंहासन है जो अत्यधिक शक्तिशाली है। उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर राजा बाहुबल को दे दिया। आगे लूतवर्ण ने कहा, राजा विक्रमादित्य, आपके पास वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक चक्रवर्ती राजा में होने चाहिए। बस एक चीज की कमी है तो वो है उस दिव्य सिंहासन की। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहें तब आप उनसे वो दिव्य सिंहासन मांग लेना। इसी मकसद के साथ राजा विक्रमादित्य और लूतवर्ण दोनों राजा बाहुबल के पास जाते हैं। तब राजा बाहुबल विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम एक संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है कि देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते हैं। राजा बाहुबल ने भी राजा विक्रमादित्य का आदर सत्कार किया। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद वहां से जाने का अनुरोध किया। तब राजा बाहुबल ने राजा विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य को तो इस अवसर का इंतजार ही था और तभी उन्होंने वो सिंहासन मांगा। राजा बाहुबल ने वचन दे दिया था, इसलिए उस वचन को निभाते हुए वो सिंहासन देने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि उनके बाद उस सिंहासन पर बैठने योग्य कोई है तो वो विक्रमादित्य ही है। उन्होंने खुशी खुशी वो सिंहासन विक्रमादित्य को देकर विदा कर दिया। जब राजा उस सिंहासन को लेकर उज्जैन पहुंचे तो उनकी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भी भारी सभा का आयोजन किया और दूर दूर से विद्वानों को बुलाया और उनके समक्ष अपनी बात रखी कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं क्या वो इस योग्य हैं। विद्वानों ने एक साथ एक स्वर में कहा, महाराज, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई वैरी नहीं है। आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायदान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने कभी ऐसा दान किया है तो आप इस सिंहासन पर अवश्य बैठें।
इतना सुन राजा को बहुत लज्जा आई और सभी से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही इस सिंहासन पर बैठेंगे। इस प्रकार सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की। अगर आपको लगता है कि राजा भोज इस परीक्षा को पार कर पाएंगे तो इंतजार कीजिए अगले भाग का, जहां चित्रलेखा खोलेगी एक और बड़ा राज। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।